जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से रीट में हर बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आपने 2015-18 का पेपर के अच्छे से विश्लेषण किया है तो आप देखना उसमें एक ही प्रश्न है जिसको घुमा के पूछा गया है समायोजन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय में से। इसके अलावा आपने इसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न भी देखा होगा जिसमें द्वंद्व के जो प्रकार होते हैं, उपागम उपागम, अब जो परिहार है, उनसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए आज इस टॉपिक पे कंप्लीट बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसके अलावा समायोजन और कुसमायोजन व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी समायोजन के उपाय हैं उन सभी पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जीन पियाजे का टॉपिक बड़े ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की, आप सभी ने उस लास्ट वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और वो पूरी उम्मीद और विश्वास है मुझे कि ये वीडियो भी आपको बड़े ही कम समय में बड़े ही आसान शब्दों में आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करे बिना इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जिसे मेंटल हाइजीन कहते हैं, मानसिक आरोग्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लिफोर्ड बियर्स। बियर से याद रख लेना, बियर पीने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी दिमाग खराब हो गया। और इन व्यक्ति का तो इतना दिमाग खराब हो गया था कि अपने समय में ये एक बार इन्होंने अपने ही कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया। मेंटल हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से खराब हुआ और मेंटल हाइजीन वगैरह के बारे में डिटेल से बताया। और इसी बुक के बाद में अमेरिका में पहली एक सोसाइटी बनी, एक एसोसिएशन बना था इस प्रकार का, जिसका नाम था अपना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद, जिसमें मेंटल हाइजीन का एक काउंसिल बनाया गया, जिसमें 3 मुख्य कार्य थे जिनका मुख्य मकसद था कि मानसिक स्वास्थ्य के किस प्रकार से रक्षा की जाए, किस प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य होते हैं उनको रोगों से किस प्रकार से उनकी रोकथाम की जाए, इसके अलावा मानसिक रोग जो होते हैं उनका किस प्रकार से उपचार किया जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम थे अपने इस काउंसिल के, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे। साथियों ये तो हमने बात की कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं समायोजन क्या है। समायोजन का जो अर्थ है वो है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन। सम का मतलब है अच्छी तरीके से, आयोजन का मतलब होता है व्यवस्थित करना। यानी कोई व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से व्यवस्थित रख पाता है तो उसे हम समायोजित व्यक्ति कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति होता है उसे कुसमायोजित कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि यहाँ से जो प्रश्न बनता है उसको आप इजीली कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक समायोजित व्यक्ति की या समायोजित बालक की विशेषता है। आपको भी जानता है जो व्यक्ति समायोजित है वो अच्छे से अधिगम में अच्छे से ध्यान लगा सकता है, किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, वो ध्यान केंद्रण की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। इस प्रकार से जो पॉजिटिव सेंस वाले जितने भी आंसर होंगे वो आप अच्छे से इसको समझ के कर सकते हैं कि समायोजित व्यक्ति कौन सा है। और इसके जस्ट विपरीत जो गुण होंगे वो कुसमायोजित व्यक्ति के होंगे। हम मेन टॉपिक पे आते हैं जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि व्यक्ति का जो समायोजित से व्यक्ति कुसमायोजित किन कारणों से होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो कारण आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है तनाव, जिसे हम टेंशन कहते हैं। तनाव किसे कहते हैं? देखिए सिंपल भाषा में कहें तो तनाव का मतलब होता है जब व्यक्ति समय और परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार काम नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आप रीट को ही ले लीजिए। रीट के लिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लास्ट तक लगा था कि हम लास्ट के 15-20 दिन पढ़ेंगे और रीट की पात्रता क्लियर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं, अब लोग जब इसको सिलेबस को और मैटर को देखते हैं तो उनको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, और वो अब उनको समय कम लग रहा है, समय के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर पा रहे, तो व्यक्ति सभी टेंशन में आ चुके हैं। कई स्टूडेंट्स में देख रहा हूं। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी भी आप सेलेक्टेड टॉपिक जैसे ये टॉपिक मैंने चुना है, ऐसे ही कुछ विशेष टॉपिक पढ़कर जिनसे हर बार प्रश्न पूछे गए उनसे पढ़कर आप अच्छे से नंबर बना सकते हैं। तो टेंशन का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति समय, आवश्यकता, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। तो ये भी एक कुसमायोजित व्यक्ति की पहचान है कि व्यक्ति टेंशन के कारण क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है दबाव, स्ट्रेस। दबाव का मतलब साथियों क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी हार जीत या बात करते हैं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, जब किसी फील्ड में जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, 4-5 विकेट गिर चुके हैं, अब महेंद्र सिंह धोनी को भेजा जाता है कि लास्ट के अब इंपॉर्टेंट आप ही बैट्समैन बचे हो, तो और रन काफी ज्यादा चाहिए, विकेट इनके पीछे है नहीं इतने ज्यादा, कोई अच्छा बैट्समैन है नहीं, तो अब वो खिलाड़ी है वो खुलकर नहीं खेल सकता, वो दबाव में आके खेलेगा क्योंकि उसको पूरी टीम की हार जीत और अपने आत्मसम्मान की बात आ गई है वहां पर कि अब अगर मेरा विकेट गिर गया तो मेरी भी इज्जत खराब होगी, साथ में टीम भी हार जाएगी। इसलिए जैसे एग्जाम हॉल में एक स्टूडेंट बैठा है और उसके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ गए, 3-4 प्रश्न लगातार ऐसे प्रश्न आ गए जो उनको कोई से मतलब एक भी प्रश्न उसको नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप को दबाव महसूस करता है उस समय। ऐसे स्थितियों में बच्चे को हमेशा मैं यही सजेशन करता हूं, अगर आप कंटिन्यू 2-3 प्रश्न आपको लगते हैं कि मुझे नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्किप कर देना उन प्रश्नों को, या आप अगर साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही तो हिंदी वाला टॉपिक निकाल लेना। इससे क्या होता है? व्यक्ति को अगर कंटिन्यू ऐसे आने पर व्यक्ति दबाव की स्थिति में आ जाता है, व्यक्ति जल्दी कुसमायोजित हो जाता है क्योंकि वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। तो दबाव की स्थिति कह सकते हैं ऑन द स्पॉट आती है जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान या हार जीत की बात जब आ जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है व्यक्ति का वो है दुश्चिंता। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है साथियों? जब कोई पुरानी हमारी यादें
हमारे अचेतन मन की यादें हमारे चेतन मन में आने की कोशिश करती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि किसी लड़के के पास किसी एक लड़की की सगाई का मतलब ऑफर आया था और लेकिन लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे खूबसूरत नहीं, लेकिन मैं इससे सगाई नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। और कुछ समय बाद यानी काफी समय बीतने के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की है वो किसी आरएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। अब वो पुरानी इच्छाएं उसके सामने वापस, वो अचेतन मन वाली बातें उसके चेतन मन में आती है कि काश मैं उसे शादी कर लेता तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो ये जो काश वाली बातें हैं जो पुराने समय में हमारे अचेतन मन से अब चेतन मन में आकर हमें वापस कुसमाजित करने का प्रयास कर रही है, तो इसे हम कहते हैं दुश्चिंता। तो मैंने आपको 3 बता चुका हूं मैं, टेंशन क्या होती है, स्ट्रेस किसे कहते हैं, और एंजाइटी क्या होती है, दुश्चिंता क्या होती है। अब जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं कुंठा या बगनासा। कुंठा या फिर बगनासा जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। कुंठा या बगनासा क्या इंपॉर्टेंट गुण क्या है कि जब व्यक्ति किसी भी काम को बार बार प्रयास करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पाता, तो व्यक्ति जो कुसमाजित व्यक्ति होते हैं वो कुंठित हो जाते हैं, बगनासा की स्थिति में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बाद भी असफलता प्राप्त करता है, तो व्यक्ति अपने आप को एकांत में रहना पसंद करता है, बीमार हो जाता है, किसी व्यक्ति से बात करना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बात करना पसंद नहीं करता है। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं कुंठित व्यक्ति के अंदर। और इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नाम भी आता है, आपने व्यक्तित्व वाले टॉपिक में एक नाम सुना होगा, रोजनमैन है। इन्होंने PFT यानी पिक्चर फ्रिक्शन टेस्ट दिया था, जिसमें 24 कार्टूनों के, आप 24 घंटे, एक छोटा बच्चा है वो कार्टून देख रहा है, तो वो फेल होगा, सीधी सी बात, और बार बार फेल होगा तो वो कुंठित हो जाएगा। तो इस ट्रिक से याद रखना कि रोजनमैन यानी रोज के एक मैन है, वो 24 घंटे कार्टून देखता है तो वो फेल ही होगा, सीधी सी बात। इस समय भी अगर एग्जाम सिर पर है और वो कार्टून देख रहा है, तो इससे याद रखना रोजनमैन जो है इन्होंने सबसे पहले एक PFT पिक्चर फ्रिक्शन टेस्ट दिया था, जिसमें 24 पिक्चर होते हैं कार्टून्स के। इन्होंने बगनासा या कुंठा पर अपने जो कारण बताया था कि किस प्रकार से टेस्ट लिया गया कि बच्चे की कुंठा और बगनासा का पता लगाने के लिए। तो कुंठा बगनासा क्या होती है, बार बार प्रयास करने की भी असफलता प्राप्त होना, इसमें व्यक्ति कुंठित या बगनासा की स्थिति में चला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व से भी रीट मार्क कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे लास्ट टाइम एक प्रश्न आया था शायद 2018 में कि एक बच्चा है अपने टीचर से किसी गलती की माफी भी मांगना चाहता है और उसे डर भी है कि टीचर कहीं उसको सजा ना सुनाए इस बात को लेकर, यानी एक काम करना भी चाहता है, दूसरे काम से डर भी रहा है। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जब दो सिचुएशन आपके सामने होती है और आप या तो दोनों को चुनना चाहते हैं या दोनों को नहीं चुनना चाहते, एक को चुनना चाहते हैं, एक को आप छोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जब दो से या दो से अधिक परिस्थिति आपके सामने हो और आप कंफ्यूज हैं उस चीज को लेकर, जैसे अभी के लिए बात करें, बहुत से स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूजन में सेकंड ग्रेड को चुने या थर्ड ग्रेड को चुने, क्योंकि सेम टाइम पर दोनों के एग्जाम है, तो इसी समय दोनों को चुनना चाहते हैं, यानी सेकंड ग्रेड में भी लगना चाहते हैं और इसका भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों को प्राप्त करने की इस स्थिति को हम कहते हैं द्वंद्व। और ऐसे व्यक्ति जो कंटिन्यू डिसीजन नहीं ले पाते वो कुसमाजित हो जाते हैं। इसमें 3 प्रकार कुर्ट लेविन ने बताए हैं। सबसे पहला होता है उपागम, जिसे कहते हैं पहुंच या आग्रह। दोनों व्यक्ति दोनों चीजों को पाना चाहता है, जिसे इंग्लिश में एक ही नाम है अप्रोच, यानी दोनों अप्रोच वो प्राप्त करना चाहता है, दोनों जगह पहुंचना चाहता है, दोनों पॉजिटिव चीजें हो। जैसे एक लड़का है जिसके पास किसी ऑफर आया है, 2 लड़कियां ऐसी है जो दोनों ही सुंदर है, अच्छी पढ़ी लिखी है, दोनों के अच्छे गुण हैं, और दोनों का सगाई या शादी का ऑफर आया है, तो लड़का अब कंफ्यूज है कि किससे करूं, दोनों के गुण अच्छे हैं। तो इस प्रकार का जो 2 पॉजिटिव चीजें सामने आती है, किसी एक को चुनना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं पहुंच या उसे कहते हैं अप्रोच। दूसरा जो है अपना इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं अवॉइडेंस, आई डोंट लाइक इट। जिस प्रकार से आपने KGF देखी होगी, उसमें एक नाम सुना होगा अवॉइडेंस, यानी परिहार या दोनों चीजों को हम दूर करना चाहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं अवॉइडेंस। तो उस डायलॉग से याद रखना अवॉइडेंस, आई डोंट लाइक इट, यानी मैं दोनों को ही लाइक नहीं करता, दोनों में से किसी एक को भी नहीं चुनना चाहता। यानी 2 ऐसी लड़कियों के आपके मतलब सगाई के या शादी के ऑफर आए हैं, जिनको दोनों में ना तो गुण अच्छे लग रहे हैं आपको, ना ही दिखने में दोनों अच्छे लग रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे दोनों नहीं चाहिए, इधर गिरा तो कुआं है, इधर गिरा तो मेरे लिए खाई है। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे हम कहते हैं परिहार। तीसरा होता है पहुंच परिहार, अप्रोच अवॉइडेंस, यानी एक परिस्थिति को पाना चाहते हैं, दूसरी को छोड़ना भी नहीं चाहते, इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो उसे हम कहते हैं पहुंच परिहार। जैसे रीट में ही प्रश्न आया था कि एक लड़का है टीचर से माफी मांगना चाहता है, यानी पहुंचना चाहता, मतलब ये चीज तो पाना चाहता है, ये पॉजिटिव सेंस वाली बात है, लेकिन वो उससे मतलब बताएगा तो उसे डर भी है कि टीचर इस चीज की मुझे सजा ना सुनाए, यानी इससे बचना भी चाहता है और एक चीज को पाना भी चाहता है। इस प्रकार की कंडीशन जहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपको कोई भी कार्य सूचक शब्द मिले, तो उसमें आपको याद रखना वहां पर अप्रोच और इसमें परिहार होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि एक लड़का है, वो लव मैरिज करना तो चाहता है, लेकिन वो लव मैरिज करके अपने माता पिता को दुखी भी नहीं करना चाहता कि मैं ऐसा करने पर उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, यानी वो उस लड़की को पाना भी चाहता है लेकिन अपने परिवार को तकलीफ भी नहीं देना चाहता। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं पहुंच परिहार, ठीक है ना, इस प्रकार का द्वंद्व। तो ये कुछ द्वंद्वों के प्रकार है जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये तो कुछ कारण थे जिसके कारण समाजित से व्यक्ति कुसमाजित हो जाता है, कुसमायोजन होने के कुछ कारण है। अब बात करते हैं
कि जब व्यक्ति कुसमायोजित से बचने के लिए कुछ विशेष प्रकार की युक्तियां अपनाता है जिससे व्यक्ति कुसमायोजित ना हो, तो ऐसी युक्तियों को हम कहते हैं रक्षा युक्तियां, ठीक है ना, या समायोजन के तंत्र। तो इसमें सबसे पहले जैसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे सिंपल सा जो प्रश्न आता है वो यही आता है, कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है और कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय है। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष उपाय ऐसे उपाय को कहते हैं जिसको डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति देखकर पता लगा सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये उपाय अपनी समायोजन के लिए चुना है। जिसमें सबसे पहला प्रत्यक्ष उपाय में 4 मोस्टली नाम आते हैं। सबसे पहला है बाधा को दूर करना, यानी आप पढ़ रहे हैं और कोई गाने बजने साइड में, तो आप गए और इस व्यक्ति को कहा कि गाने को बंद कर लीजिए, आवाज कम कर लीजिए, मेरे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। यानी आप पढ़ते समय आपकी जो डिस्टर्बेंस, जो बाधा आ रही थी, उस बाधा को दूर कर दिया आपने, यानी व्यक्ति समायोजित हो गया। पहले कुसमायोजित होता था, बार बार में म्यूजिक कर रहा था, इरिटेट कर रहा था उसको, तो उसने उसको बंद कर दिया जाके। दूसरा एक तरीका हो सकता है कार्य करने के तरीकों को बदलना, यानी आप सपोज कीजिए आप फर्स्ट टाइम आपने रीट दिया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड आपने रीट दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो कुसमायोजित व्यक्ति है वो तो कुंठा बगनासा में चला जाएगा बार बार प्रयास करने पर। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को समायोजित करने के लिए क्या करते हैं कि अगली बार जब तैयारी करते हैं तो वो कोशिश इस चीज को, अपनी कमियों को पहचान कर अपने पढ़ने के तरीकों को बदलने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम मैं पढ़ा तो मेरे ये कमी रही, तो इस कमियों को दूर करके मैं अब ये चेंज करूंगा अपना पढ़ने का तरीका। तो इसे हम कहते हैं मार्ग परिवर्तन, इसमें कहते हैं कार्य करने के तरीके को बदलना। तीसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, यानी बार बार आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसमें सिलेक्शन ना होने पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, सेकंड ग्रेड से मेरा लेवल अभी नहीं है, तो मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति कुंठा या बगनासा से बच सकता है अपने लक्ष्य का प्रतिस्थापन करके। तो 3 तरीके मैंने बताए, बाधा को दूर करना, कार्य करने के तरीके को बदलना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना कारण है, जो अपना तरीका है, वो उसे हम कहते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। चौथा एक तरीका जो होता है जैसे द्वंद्व से बचने के लिए, जब आपके सामने 2 सिचुएशन और आप एक को पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप थर्ड ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, इस चीज का डिसीजन आपके खुद के हाथ में होता है। आप अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि मेरी क्या क्या गुण है, मुझे किस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है। आप अच्छे से सोच विचार, आप खुद एक टीचर है वो आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपकी कमियां, आपकी पॉजिटिव चीजें, आपकी नेगेटिव चीजें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट में, हाँ, मेरा ये लेवल है कि मुझे 12th लेवल तक की साइंस मैथ्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो साइंस अच्छी आती है 12th लेवल की, और मेरा जीके पर अच्छी पकड़ है तो वो सेकंड ग्रेड को चुनेगा। आप चौथा जो तरीका है समायोजित होने का, वो यही तरीका है कि विश्लेषण करके निर्णय लेना। 4 तरीके मैंने बताए हैं आपको। विश्लेषण करके निर्णय लेने का मतलब जब व्यक्ति विश्लेषण करके निर्णय लेता है तो वो द्वंद्व जैसी चीजों से बच सकता है, तो वो कुसमायोजित नहीं होगा। तो ये 4 तरीके हैं, ये कहते हैं प्रत्यक्ष उपाय। तो रीट में ये प्रश्न सीधा आया हुआ है, निम्न में से कौन सा समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है या उपाय है। तो याद रखना, ये 4 नाम आपको कहीं भी मिले तो ये इसे कहते हैं हम अपने जो समायोजन का, इसे किस प्रकार का उपाय कहते हैं, प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं। साथियों, ये तो थे अपने समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष उपाय, जिन्हें रक्षा युक्तियों के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है उन पे डिस्कस कर लेता हूं, दमन और समन। दमन जिसे हम कहते हैं रिप्रेशन, और समन जिसे हम कहते हैं सप्रेशन। दमन का मतलब साथियों होता है कि जब हमारे कोई ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं या मन की कोई ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बुलाने में हमें लंबा समय लगता है। जैसे परिवार का कोई सदस्य गुजर गया, जिसे हम हमारे को बहुत ज्यादा नियर, बहुत ज्यादा डियर होता है हमारा, अगर वो हमारे से दूर हो जाता है तो हम उसे बुलाने में हम जानबूझ के बहुत कोशिश करते हैं उसको बुलाने की, लेकिन भुला नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसको व्यक्ति को हम भुला देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर बलपूर्वक बुलाना किसके अंदर काउंट होगा। साथियों, रियल में बलपूर्वक बुलाना जो होता है वो दमन ही होता है, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भूल जाए लेकिन भूल नहीं पाते हैं, उसको कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति को धीरे धीरे अपने आप, जैसे परिवार का, हमारे भी परिवार में अगर कोई सदस्य हैं, जैसे कोई दादाजी वगैरह है वो गुजर गए हैं, तो उसको हमारे वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, जब वो गुजरते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे हम इन चीजों को अपने आप वो हमारे चेतन से अचेतन मन में जाने की कोशिश करने लगती है। हम जानबूझकर चाहते हैं कि इस चीज को, इस तकलीफ को दूर जाने के लिए हम इसको भुला दें, हालांकि कोशिश करने के बावजूद भी नहीं भुला पाते, लेकिन बल लगाते हैं हम। इसमें याद रखना, बल लगाने वाला प्रश्न आया हुआ है। जानबूझकर जब हम बुलाते हैं या बल लगाकर जब हम बुलाते हैं उसे दमन कहते हैं। समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है कि ऐसे जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और आपकी बाइक है या गाड़ी है, किसी चीज से आप टकरा गए, किसी व्यक्ति ने आपकी बाइक से कुछ टक्कर मार दी, तो उस व्यक्ति से आपकी झड़प हो गई हल्की सी, लेकिन कुछ समय बाद आपने ये सोच लिया कि चलो वही चलो अपनी बात को दिमाग से निकालते हैं। या घर में जैसे छोटा सा एग्जांपल चलता है कि दूध वाला आया और उससे कोई बात हो गई, अपनी छोटी मोटी, अखबार वाला आया उससे कोई बात हो गई, तो उस बात को हम इतना सीरियस नहीं लेते, उसको हम ऐसे अनजाने में, यानी उस चीज को हम जाने अनजाने में बुला देते, वो लंबे समय तक नहीं चलती है। तो जब हम किसी चीज को जानबूझकर इस प्रकार से बुला देते कि चलो हुआ जो हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, जानबूझकर हम बुलाते, उसे हम कहते हैं समन।
और जब किसी चीज को बलपूर्वक बुलाने की कोशिश करते लंबे समय लग जाता है, उसे हम कहते हैं समन। आई थिंक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। बल वाला सीधा का सीधा प्रश्न आया हुआ है, उसे दमन माना गया है, और समन वाला हालांकि वहां पर ऑप्शन नहीं था। समन की बात करें तो समन में चीजों को जानबूझकर बुलाते हैं, जानबूझकर यानी जो हुआ सो हुआ और तुरंत ये काम होता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, उसमें समय ज्यादा लगता है। नेक्स्ट बात करें तो आश्रित होना, तीसरा जो है अपना रक्षा युक्ति जिसे कहते हैं आश्रित होना। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है उसके बाद भी सफल नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज है उसकी आश्रित हो जाता है उस पे, कि इस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज है मुझसे और इसके ज्यादा मतलब, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं कि बहुत सारे जैसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देते हैं तो उनको नहीं पता होता कि जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा तो मुझे भी नहीं पता था, तो जो मेरे से ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे जिन्होंने पहले से एग्जाम क्वालिफाई किया या अच्छे मार्क्स बनाए, तो उनसे मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने अपने स्ट्रगल को या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिससे हम उन पे एक तरीके से आश्रित हो रहे हैं। जैसे हम किसी चीज को नहीं सीख पाते तो हम टीचर पे आश्रित हो रहे हैं, तो जब हम किसी चीज को नहीं सीख पाते तो किसी ज्यादा नॉलेज वाले या ज्यादा परिपक्व व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आश्रित होना। तीसरी बात करें जिसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। साथियों प्रक्षेपण में और युक्तिकरण में भी काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? फेंकना। जैसे आप व्यक्तित्व में भी प्रक्षेपी विधियां पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हम बात करते हैं जितनी भी टीएटी सीएटी प्रक्षेपी विधियां होती है व्यक्तित्व की। प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना या रोपण करना या किसी व्यक्ति पर नाम लगाना एक तरीके से। जैसे आपका किसी कारण से एग्जाम आपने दिया, एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ, आपसे जब किसी ने सवाल पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ, तो आप नाम लगा रहे कि नहीं मेरे तो टीचर ने खराब पढ़ाया है, ये तो किताब भी, मैं तो किताबें गलत मिल गई, यानी आप किसी और का नाम लगा रहे हैं, किसी और पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। कि आप किसी चीज में असफल होने का किसी और को ब्लेम कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। लेकिन जब बात आती है युक्तिकरण की, बात करते हैं नेक्स्ट युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब होता है साथियों कि आप सपोज कीजिए आप जैसे अंगूर खट्टे हैं, अब युक्तिकरण में एक तरीके से हम लॉजिकल बात करते हैं और खास करके हम उसी व्यक्ति का, इसमें भी एक तरीके से नाम लगाते हैं, लेकिन उस चीज का नाम लगाते हैं जो चीज हमें मिली नहीं। जैसे अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया अंगूर ही खट्टे हैं, यानी जो चीज को हम प्राप्त, जैसे थर्ड ग्रेड में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कह दिया नहीं थर्ड ग्रेड तो नौकरी बेकार है, मैं तो फर्स्ट ग्रेड लगने वाला हूं। अब व्यक्ति ने अपने आप को समायोजित करने के लिए उस चीज को ही बेकार बता दिया जिसमें उसका नाम, जैसे कि प्रक्षेपण में तो क्या हुआ किसी और चीज का नाम लगाएगा, उसका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो कह देगा कि नहीं मेरे तो टीचर ही खराब थे, तो टीचरों ने सही से पढ़ाया नहीं, ठीक है ना, मैं तो बीमार हो गया था, मैं, यानी किसी और का जब नाम लगाए तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। या जो चीज प्राप्त नहीं हुई उसी पर दोषारोपण कर देते तो उसे हम कहते हैं युक्तिकरण। जैसे अंगूर खट्टे हैं या नींबू मीठे, ये भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो एलडीसी में जिसका सिलेक्शन हो चुका है, अब एलडीसी की नौकरी के बाद वो लगना तो थर्ड ग्रेड चाहता है, लेकिन जब उससे कोई पूछता है कि यार तू एलडीसी की नौकरी है, तुझे ये नहीं लगता कि तुझे फर्स्ट ग्रेड लगना चाहिए, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो फर्स्ट ग्रेड लगना ही नहीं चाहता, उसमें तो कार्यभार बहुत ज्यादा है, एलडीसी हूं रात दिन बस कंप्यूटर पर बैठा रहता हूं, थोड़ा बहुत काम होता है। अब इस चीज को, जो चीज मिली है उसको अच्छा बताना या जो चीज नहीं मिली उसको खराब बताना, इसे हम कहते हैं युक्तिकरण। जो चीज है उसी पर बात करते तो युक्तिकरण, किसी और का नाम लगाते तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। अब है अपना प्रतिगमन। साथियों प्रतिगमन यानी प्रतिगमन मतलब विपरीत गमन, या प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर लौटना। गमन कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, उसमें पीछे की ओर लौट गए। जैसे कोई लड़की है उम्र बढ़ने के बाद, यानी वो मैच्योर हो चुकी है, अपने मतलब ससुराल से, कोई उसकी सासू से उसका मतलब झगड़ा हुआ है और वो घर पे आके अपनी माँ की गोद में जो लेटकर रो रही है, या एक लड़का है वो अपनी आज भी अपने मतलब बचपन में जिस प्रकार से वो अपनी माँ के साथ अपनी गोद में लेटकर रोता था, आज वैसे ही अपनी बड़ा होने के बावजूद भी वो छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं प्रतिगमन। यानी कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी उसकी तरह मुंह बनाना, उसकी तरह नाराज होना या उसकी तरह ही मतलब रोना, इस प्रकार के जो हम रक्षा युक्ति अपनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिगमन। नेक्स्ट आगे की ओर बात करता हूं पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? ऐसी दुखदायी घटनाएं से या ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को अलग कर लेना। जैसे कोई एक ग्रुप है जिसमें एक लड़के को बहुत ज्यादा टीज किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा छेड़ा जाता है, तो वो लड़का ये देखता है कि यार ये मेरे दोस्त रात दिन मुझको सताते हैं, तो मैं ये करता हूं कि अपने आप को इनसे अलग ही कर लेता हूं। तो इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं पृथक्करण, की दुखदायी घटना से अपने आप को अलग कर लेना। नेक्स्ट बात करता हूं विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापित करना किसी चीज पर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें कुछ बुरा भला कह रहा है तो हम उस पर अपना जोर नहीं चला सकते, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे कोई बॉस है वो अपने कलीग को इस प्रकार से मतलब कुछ सुना रहा है, लेकिन वो कलीग है वो अपने बॉस को इतना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन घर पे आने के बाद वो अपने छोटे बच्चों को मारता है। इसी प्रकार अगर कोई बहू है वो अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन वो फिर बर्तन धोते समय बर्तन को जोर जोर से पीट रही, इसका मतलब वो अपना गुस्सा किसी और पर जब हम निकालते तो इसे हम जब कहते हैं विस्थापन। तो ये भी एक रक्षा युक्ति है जहां पर हम अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं, अपना गुस्सा कहीं और ट्रांसफर करके, अपना गुस्सा कहीं और विस्थापित करके। आगे बात करता हूं अंतः प्रक्षेपण या अंतःक्षेपण।
अंतः का मतलब होता है अंदर से क्षेपण करना यानी फेंकना, वो था प्रक्षेपण, ये है अंतःक्षेपण। अंतः का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खुद का उसका हिस्सा मान लेना। जैसे फिल्म चल रही है, फिल्म में कोई मतलब लड़ाई चल रही है, लड़ाई को देखकर कई बार हम भी कई बार नहीं होते कि मार मार उसको मार, और अपने आप भी खुद में भी जोश आ जाता है। छोटे बच्चों को देखना, आप जब वो चीजों को देखते हैं फिल्मों में देखने के बाद, वो खुद भी उसी प्रकार से उछलने लगते हैं, उनको अपने आप को वो उसका हिस्सा मान रहे हैं। जैसे डोरेमोन देख रहे हैं, छोटा भीम देख रहे हैं, तो अपने आप को भी वही समझने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने आप को उस चीज का हिस्सा मानने लगे, किसी चीज का अपना, जैसे कोई व्यक्ति अपना दुख तकलीफ सुना रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी दुख तकलीफ सुनकर वो रोने लग गया, क्योंकि वो अपने आप को उसकी जगह पर या अपने आप को वो हिस्सा मानकर, उसका एक पार्ट मानकर सोचने की कोशिश करता है, तो उसको भी तकलीफ हो रही है। तो जब हम किसी घटना को खुद का एक उस घटना का हिस्सा मानते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतःक्षेपण। अपने आप को भी वहां पर अंतःक्षेपण कर दिया हमने, खुद को अंदर से वहां पर क्षेपण कर दिया, रोक दिया हमने अपने आप। प्रक्षेपण का मतलब नाम लगाना, अंतःक्षेपण का मतलब उसका हिस्सा समझ लेना खुद को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तादात्म्यकरण। साथियों, तादात्म्यकरण या आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को, जैसे एक एग्जांपल के लिए बात करूं, बहुत सारी एक मीटिंग है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई है, कोई आरएएस ऑफिसर बना हुआ है, कोई शिक्षक बना हुआ है, कोई अलग अलग बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, और एक व्यक्ति है जिसका कोई पद नहीं है। अब वो अपने आप को कुसमाजित समझेगा अगर वो अपने आप को कोई रक्षा युक्ति नहीं अपनाएगा। तो वो जाके स्टेज पे एक बात कहता है कि नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री का मैं तो रिश्तेदार हूं, नरेंद्र जी तो मेरे मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो मेरे रिश्तेदारी में लगते हैं, मेरे काका ताऊ है। इस प्रकार से वो अपने आप को किसी बड़े व्यक्ति, किसी चर्चित व्यक्ति या किसी परिचित व्यक्ति का सहारा लेके अपने आप को समाजित करने की जब कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं तादात्म्यकरण, ठीक है ना, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अपने आप की आइडेंटिटी को किसी बड़े व्यक्ति की आइडेंटिटी से साबित करना। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति को चालान, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि कहीं पर जो बाइक वगैरह में हेलमेट नहीं लगाया होता तो चालान कटने की जब बात आती तो व्यक्ति फोन करता है कि सीधा, जैसे कि मैं तो उस मंत्री का बेटा हूं या उस मंत्री को वो मेरे काका लगते हैं। इस प्रकार से हम बड़े व्यक्ति का सहारा लेकर वहां से बचने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की रक्षा युक्ति को हम कहते हैं तादात्म्यकरण, ठीक है ना, या फिर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट अपनी रक्षा युक्ति है जिसे हम कहते हैं दिवा सपन, डे ड्रीमिंग। व्यक्ति की कई इच्छाएं ऐसी होती है जो नैतिक या सामाजिक अपने यानी अपने क्षेत्र में वो पूरी नहीं हो पाती। अपने समाज में जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई, जो काम हम करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, उस काम को बस बैठकर सपने में सोच रहे हैं। मतलब एक तरीके से खुद खुली हुई आंखों से जो सपने देख रहे हैं वो एक प्रकार से डे ड्रीमिंग है। बस सोच रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है, कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही, वो सोच रहा है कि बस मैं दुल्हो हूं और मैं घोड़े पर बैठे हूं और आगे से टाबर नाचा लग रहा है, बारात में सब जा रहे हैं नाचता नाचता। तो ये एक प्रकार से क्या है, इसे कहते हैं हम डे ड्रीमिंग, यानी जो इच्छा पूरी नहीं हो रही उसी पर ज्यादा से ज्यादा ख्याली पुलाव बनाना, एक प्रकार से हम कहते हैं, जिसे अपना खुद सोच रहा है उसके बारे में, उसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। यानी उससे संतुष्ट हो रहा है कि हाँ बस मेरी बारात आ गई तो मैं बारात चली है और मैं बच्चा नाच चला गया आगे। नेक्स्ट है औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन। औचित्य स्थापन वही है जिसे हमने, देखो इसके कई नाम हैं, रेशनलाइजेशन नाम याद रखना, औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, ठीक है ना, ये सारे एक ही चीजें हैं। कई बार इनके नाम अटपटे से आपको लगते हैं, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण एक ही चीज है। नेक्स्ट आगे बात करता हूं, जो अभी मैंने बताया अंगूर खट्टे हैं या नींबू मीठे हैं, ये एक प्रकार से क्या है, औचित्य स्थापन है। प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने उससे कोई ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, अब उसको पता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको हंसकर, जैसे मान लीजिए कोई बॉस है, बॉस अपने कलीग को वही डांट रहा है, अब वो डांटने पर वो कलीग क्या करता है, वो मुस्कुरा के हाँ मैं मिलाता कि नहीं सर जी मैं अगली बार कर लूंगा, हाँ मैं हाँ मिला रहा है, यानी उसके सामने मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा है। अब गुस्सा तो उसको भी आ रहा है कि इसको जवाब दूं, लेकिन उसको पता है ऐसा करने पर मेरी जॉब चली जाएगी। तो अपने आप को समायोजित करने पर वो प्रतिक्रिया निर्माण करता है, एक प्रकार से ऐसी रिएक्शन देता है जो बिल्कुल अपने करना चाहता था उसकी बिल्कुल अपोजिट एक काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, उसमें जो होता है ना, वो डॉक्टर होता है, वो जब भी उसको गुस्सा आता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, यानी मन में गुस्सा रहा लेकिन फिर भी जोर जोर से हंसने लगता है, वो खुद को समायोजित करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण करना, यानी अपोजिट, एकदम रिएक्शन करना बिल्कुल अपोजिट तरीके से, ठीक है ना। जैसे बुजुर्गों के प्रति समान भावना नहीं होने पर भी समान प्रकट करना, मन में जो चीज नहीं है उसके विपरीत काम करना पड़ रहा है, एक प्रकार से मजबूरी हमारी, ताकि हम समायोजित रहें, हमें कोई कुछ कहे ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है। नेक्स्ट है शोधन या मार्गांतिकरण। शोधन या मार्गांतिकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सेल है, उसको हर बात में गुस्सा आता है, हर बात में झगड़ा करता है, किसी से लड़ता रहता है, गली में हर बार घर में ओढ़ में लेके आते रहे, इस सब बच्चा को क्या करे जावे कि उसको इस प्रकार की, उसको जो पावर है उसको कई एक जगह ऐसे मार्ग की ओर ट्रांसफर कर दें जहां पर उसको फायदा मिले। जैसे बहुत ज्यादा लड़ाकू है तो उसको बॉक्सिंग के लिए ट्रेन कर दिया, यानी उसकी गलत चीजों को सही डायरेक्शन, जैसे किशोर अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्गांतिकरण,
किशोर अवस्था इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर इतने सारे इमोशंस एक साथ उठते हैं, जिसे स्टेनले हॉल ने जो तनाव और दबाव की अवस्था कहा है। अगर उस समय उसको सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो ये गलत दिशा में जा सकता है। जैसे वैलेंटाइन ने भी इसको कहा है कि अपराध की अवस्था है। एक साइड तो ये कहता है घनिष्ठ मित्रता का काल है और दूसरी साइड कहता है कि अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने का काल है, क्योंकि इसको सही डायरेक्शन नहीं मिलने पर ये गलत। तो इस प्रकार की रक्षा युति है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो गलत इमोशंस या एक प्रकार से जो बहुत ज्यादा हमने अंदर गुस्सा है या कोई भी ऐसी चीज है उसको सही डायरेक्शन में डाल देना ही क्या कहलाता है, मार्गांतरीकरण कहलाता है। मार्ग में अंतर कर दिया हमने, सही डायरेक्शन दे दी उसको, सही गाइड कर दिया हमने उसको, इसे हम कहते हैं मार्गांतरीकरण या इसे कहते हैं शोधन करना, ठीक है ना, सब्लिमेशन। अब इसके अलावा कोई और भी कई उपाय हैं, जैसे एक होता है क्षतिपूरक उपाय। क्षतिपूरक का मतलब क्या होता है, क्षति का मतलब होता है कमी, पूरक का मतलब पूर्ति करना, यानी कहीं पर कोई चीज की कमी रह रही है उसकी क्षतिपूर्ति हमने कर ली। एग्जाम्पल के लिए ये कोई बच्चा है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है तो उसने हाई हील, जैसे लड़की है उसकी हाइट बहुत कम है तो उसने हाई हील्स पहन ली। किसी लड़की को लग रहा है कि मेरा रंग बहुत सांवला है तो उसने ज्यादा फेयर लवली क्रीम या फिर वो पाउडर वगैरह लगा लिया, अपने आप को सुंदर दिखाने, अपने को ज्यादा हाइट वाले दिखाना, यानी आपकी। या फिर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई विकलांग बालक है जिसको क्लास में सभी ने इग्नोर किया, हर तरीके से उसको कुसमाजित, मतलब एक तरीके से वो सब उसको कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। अब उसकी अपनी इस कमियों को दूर करने के लिए उसने क्लास में फर्स्ट रैंक लाकर दिखाई, यानी एक जगह की कमी को जब आप दूसरी जगह पूर्ति करके दिखाते हैं तो इसे हम कहते हैं क्षतिपूरक उपाय, ठीक है। आई होप साथियों ये बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको हर एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल को अच्छे से आपने समझ लिया तो लाइफ टाइम ये आपके काम आएगा, और लाइफ टाइम काम करने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो रीट में अच्छे से नंबर बन जाएंगे। और आप लाइफ टाइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यक्ति की ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हमारी लाइफ में भी आती हैं जहां पर मेंटली जो हेल्थ है उसका इश्यू बहुत ज्यादा रहता है, ऐसी सिचुएशन आती है सभी के लाइफ में, ऐसी बहुत सारी सामने परिस्थिति आती है जिसमें किसी एक को चुनना पड़ता है। ऐसी विशेष परिस्थिति आती है जहां पर व्यक्ति कुसमायोजित होता है, टेंशन में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। अगर जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको ही हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के देखें ना तो हमारी लाइफ काफी आसान हो सकती है, और खास करके साइकोलॉजी जैसा विषय। लास्ट आप बात करता हूं आक्रामक उपाय। ये एक ऐसी रक्षा युक्ति है, हालांकि अगर बात करें वैसे रक्षा युक्तियों को 4 भागों में बांटते हैं। वैसे जो हम समायोजन के जो तरीके बात कर रहे थे ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपाय, इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपाय के अलावा एक क्षतिपूरक उपाय होता है, एक होता है आक्रामक उपाय। क्षतिपूरक मैंने बता दिया, एक जगह रही कमी दूसरी जगह पूरी करना, और आक्रामक उपाय का मतलब ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से किसी को आक्रामकता दिखाना, एक है अप्रत्यक्ष रूप से। आक्रामकता मतलब क्या है कि जो हमें तकलीफ दे रहा है उसी पर हम विपरीत उसी को बदला यानी जवाब देना, टिट फॉर टैट वाली बात है। अगर कोई आपसे कुछ गलत बात कर रहा है तो उसको 2 गलत बात और आपने और सुना के अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे कोई टीचर है किसी बच्चे को पीट दिया, अब उस बच्चे के पास 2 तरीके हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं वो टीचर के सामने ही हाथ उठा देते हैं, ठीक है, और दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो टीचर से तो डरते हैं कि यार सामने तो मैं नहीं बोल सकता, तो वो अपने यानी बाहर जाके उनकी साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी उनके टायर पंचर कर दिया। अप्रत्यक्ष उपाय से, अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने आक्रामकता दिखाई, और कुछ होते हैं प्रत्यक्ष रूप से आक्रामकता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ रक्षा युक्ति है जिनको अपनाकर व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। आई होप साथियों आज का वीडियो मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जिसने भी इसको कंप्लीट देखा है अब तक जो रुका हुआ है उसने डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा। और निश्चित रूप से अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो साथियों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों इस माहौल में जहां पर मेरा, आप भी पता है मेरे पास भी अब 1 महीना बचा है, इसके बावजूद भी इन वीडियो को शूट करना, अब इसको एडिट करना, इतना सारा जो मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ जो मुझे आता है मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूं। अगर आपको सच में लगता है कि मेरी मेहनत है और मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करने का डेडिकेशन अंदर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि अपना ये नए चैनल भी बहुत जल्दी ग्रोथ हो। अब आज के लिए इतना ही साथियों, नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।